नमस्कार साथियों। देखिए मित्रों, आज हम जो अजमेर के चौहान हैं उनमें अंतिम शासक है पृथ्वीराज चौहान। अंतिम ही समझिए उनको, क्यों उनके बाद जो उनका पुत्र है वो 2 वर्षों तक रहेगा। तो आज पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं पृथ्वीराज चौहान से संबंधित। तो अच्छे से पूरे वीडियो लेक्चर को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और इसके साथ ही एक चीज देखिएगा, जब वीडियो अपलोड होता है, जब यहां से हम अपलोड करते हैं, चूंकि इसका ऐप का सिस्टम ही ऐसा है इसमें, तो वीडियो अपलोड करते ही वो उतना साफ नहीं दिखता, 5-10 मिनट का समय लेता है। जो वीडियो क्वालिटी है वो बिल्कुल जिस वीडियो क्वालिटी में ये वीडियो बन रहे हैं वो क्वालिटी आने में 5-10-15 मिनट का समय लगता है। बहुत कम ऐसा होता है कि कभी कभी उससे ज्यादा समय लग जाए। तो वो ऐसा नहीं है कि वीडियो में कोई दिक्कत है, वो सिस्टम ही ऐसा है कि 5-10 मिनट तो लगते ही हैं वीडियो को साफ होने में। तो आप चाहिए वीडियो अपलोड होने के 5-10 मिनट बाद में देख सकते हैं। तो ये कोई वैसा इश्यू नहीं है, लेकिन ये सिस्टम का ही भाग है। तो थोड़ा सा ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो हमारे ये टॉपिक कंप्लीट हो गए थे। कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराठ और गुजर प्रतिहार वाला कंप्लीट हो गया था। और आज चौहान और अजमेर पढ़ेंगे। एक चीज का आप ध्यान में रखिएगा, आप जो है इनका साथ साथ में रिवीजन करते रहें। क्योंकि जिस दिन आप पढ़ते हैं, जिस दिन समझते हैं, उस दिन तो आपको याद होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे समय निकलता जाएगा पीछे की चीजें आपके दिमाग से साफ होती जाएगी, चाहे आपको कोई चीज कितनी ही आसान लगे। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, साथ साथ में रिवीजन करते रहिएगा। मैं खुद ये चाहता हूं, मेरी हार्दिक इच्छा है, मेरी दिली तमन्ना है कि जिन विद्यार्थियों ने भी ये कोर्स लिया है वो कम से कम 70 से 80% स्कोर करें। कम से कम यानी 200 में से आप कम से कम 140 नंबर, 150 नंबर, 160 नंबर, इतने इतने या इससे भी ज्यादा, फिर वो आपकी कितनी क्षमता है। तो इसलिए मैं जैसा कहता हूं वैसा फॉलो करें। और इस सेकंड ग्रेड के एग्जाम को अपने जीवन का अंतिम एग्जाम मान करके, कि सेकंड ग्रेड का हमें अब दोबारा नहीं देना पड़े, इस तरह से जो है वो साथ साथ में अच्छे से तैयारी करें। क्योंकि इस दुनिया का कोई भी कोचिंग संस्थान खुद सिलेक्शन नहीं करवा सकता जब तक कि विद्यार्थी खुद जो है वो मेहनत ना करे। तो आपके लगातार आपको मेहनत करना जरूरी है और लगातार रिवीजन करना जरूरी है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में शुरू में थोड़ी सी बेसिक जो चीजें हैं वो हम मैप के थ्रू समझाऊंगा आपको मैं। उसके बाद आगे हम जो है वो नोट्स के माध्यम से मैन फैक्ट जो है वो उसमें पढ़ेंगे। सारी जो मैन इसकी क्या थीम है, सारी कहानी क्या है, वो हम समझ लेते हैं। देखिए, पृथ्वीराज चौहान का जो शासनकाल है वो 1177 से लेकर के और 1192 ईस्वी तक का है। और पृथ्वीराज का जन्म जो होता है, बर्थ, वो 1166 ईस्वी का। और ये माता का नाम, पिता का नाम, वो सब चीजें हम देख लेंगे बाद में। वो अभी चीज आपको समझनी जरूरी है। 1166 ईस्वी में पृथ्वीराज का जन्म होता है, यानी, और 1177 ईस्वी में पृथ्वीराज गद्दी पर बैठ गया। इसका मतलब कितने वर्ष की उम्र में बैठा? 11 वर्ष की उम्र में। तो आप समझ सकते हैं कि जब 11 वर्ष का कोई एक बालक, या हम बना देते हैं ये अजमेर है, कि 11 वर्ष का कोई बालक जब गद्दी पर बैठेगा तो उसके आसपास के जो उसके खुद के परिवार के लोग हैं, सबसे पहले तो वो कोशिश करेंगे कि हम उसको हटा दें। क्योंकि जो राजनीति होती है, जो सत्ता है, जो गद्दी होती है, उसमें कोई रिश्ता नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, वहां केवल और केवल गद्दी दिखाई देती है। तो जब भी कोई बच्चा गद्दी पर बैठा है, उसके आसपास के जो उसके स्वयं के लोग थे, सबसे पहले वो उसको हटाने का, मारने का प्रयास करते हैं ताकि हम स्वयं गद्दी पर बैठ जाएं। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय जब पृथ्वीराज चौहान गद्दी पर बैठा होगा 11 वर्ष की उम्र में, तो सबसे पहले उसका संघर्ष किससे होगा? उसका अपने लोगों से होगा। तो अब इसके बाद में देखिए स्थिति उस समय की क्या है। आपको 1177 ईस्वी की जो स्थिति है वो देखनी है। आप जानते हैं कि जो अजमेर के चौहान हैं, इनकी गुजरात जो इस तरफ है, गुजरात में कौन थे? चालुक्य। तो चालुक्य शासकों से इनकी कभी नहीं बनी। ठीक है, कभी कभार जो वैवाहिक रिश्ते भी हुए, लेकिन फिर भी आपस में कभी इस तरह से जो है वो मन से मजबूत रिश्ते कभी नहीं हुए। तो जो इधर के शासक थे, चालुक्य शासक, इनसे इनका लगातार संघर्ष होता रहा था, पृथ्वीराज चौहान से पहले के जो पूर्वज थे। इस तरफ से हम बाहर की बात करें तो तुर्क आक्रमणकारी जो हैं वो लगातार इधर आक्रमण कर रहे थे। बार बार जो है कभी किसी पर आक्रमण कर रहे हैं, कभी किसी पर कर रहे हैं।
मैंने आपको बताया था कि इनसे पहले जैसे जो विग्रह राज का समय बताया, विग्रह राज ने भी जो है वो इन तुर्क आक्रमणकारियों को पराजित किया था। जैसे आपको अर्णोराज का बताया, अर्णोराज ने तुर्क आक्रमणकारियों को पराजित किया था। उनसे पहले के कई शासक हैं, उनका भी लगातार इधर से संघर्ष रहता था। अब चूंकि पृथ्वीराज चौहान का जो पिता है सोमेश्वर, वो कोई ऐसा कोई मजबूत शासक के रूप में नहीं था वो। तो अब स्थिति अजमेर की क्या हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, कमजोर हो रही है। जब पृथ्वीराज चौहान गद्दी पर बैठता है तो इसको सत्ता के रूप में कोई बहुत एक मजबूत रियासत नहीं मिली कि बिल्कुल एक बनी बनाई हुई रियासत है, बस सिर्फ गद्दी पर ही बैठना है। ये जिस ताज को पहनता है वो ताज कैसा था, कांटों का ताज। तो यहां की ये जो इधर वाले शासक थे, चालुक्य शासक, इनसे लगातार संघर्ष होता था। क्यों? क्योंकि चालुक्य शासक हैं ये यहां तक, जैसे ये नागौर वगैरह है, ये पाली में नाडोल है, तो ये जो चालुक्य शासक हैं इनकी सीमाएं इस तरफ बढ़ती जा रही थी, कभी नाडोल तक पहुंच जाते, कभी नागौर तक पहुंच जाते। और इसी तरफ जो है ये अजमेर वाले जो थे चौहान, इनकी भी जो है वो थी सीमा। तो इस वजह से इनमें बार बार लगातार संघर्ष होता रहता था। दोनों ही तरफ महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के लोग हैं। यहां ये दिल्ली है, जैसे हम यहां बना देते हैं, यहां दिल्ली है और इधर यूपी की तरफ मान लीजिए कन्नौज। अब जो कन्नौज के शासक थे उनकी भी कोई इस तरह से यहां बनी नहीं इन शासकों से, तो कन्नौज भी एक मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में है अजमेर के चौहानों के लिए। और जो विग्रहराज था, विग्रहराज चतुर्थ, उसने दिल्ली को उसने हराया था, अधिकार कर लिया था दिल्ली पे। तो अब पृथ्वीराज चौहान जब गद्दी पर बैठता है तो इसके सामने की स्थिति क्या है, इसको सबसे पहले जो इसके स्वजन हैं, जो इसके साथ के लोग हैं, जो इसको हटाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, पहला संघर्ष होगा इसका उनसे। उसके बाद जो दूसरा इसका संघर्ष है, जो है कि ये दिग्विजय की नीति को अपनाता है पृथ्वीराज, कि मैं आसपास वालों को सबको पराजित करूं। तो ये दूसरी इसकी जो नीति होगी वो होगी आसपास के सभी शासकों को पराजित करना। जैसे इसमें लगातार हम इसका संघर्ष देखेंगे, जो कन्नौज वाले हैं इनसे, इधर ये जो महोबा की तरफ जो है वो शासक थे, चंदेल शासक, उनसे इसका संघर्ष होगा। इधर चालुक्य हैं, इनसे इनका संघर्ष होगा, युद्ध होंगे सबसे। तो इस तरह से ये लगातार इनसे जो है वो युद्ध होगा और इन सबको ये हरा भी देगा। और इसके बाद में जो तीसरी इसकी नीति थी, तीसरा इसका जो युद्ध होता है, संघर्ष होता है, वो होता है तुर्क आक्रमणकारियों से। तो आप पृथ्वीराज चौहान का जो जीवन है उसको आप तीन भागों में देख सकते हो। पहला वो पार्ट जब ये जो स्वजन है इसके, जो इसको हटाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, सबसे पहले उनको साफ करना, उसमें ये बहुत अच्छी तरीके से सफल होता है। दूसरी जो पॉलिसी थी वो थी कि जो आसपास के मेरे जो राज्य हैं मैं उनको पराजित करूं। हालांकि पृथ्वीराज चौहान अगर समझ से काम लेता तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी आसपास की, ये हैंडल कर सकता था। लेकिन चूंकि पृथ्वीराज चौहान एक कैसा बालक था, महत्वाकांक्षी और एक जुनून वाला बालक, तो ये दूसरी पॉलिसी इसकी ये थी। और तीसरी थी तुर्क आक्रमणकारियों को पराजित करना। तो उसमें आप जानते हैं मोहम्मद गोरी आएगा 1191 के अंदर, जो पहला युद्ध होगा उसमें तो पृथ्वीराज चौहान सफल हो जाता है और बहुत अच्छी विजय प्राप्त होती है। लेकिन उसके बाद में जो दूसरा युद्ध होता है उसमें पृथ्वीराज चौहान की बड़ी बुरी हार होती है। एक प्रकार के इतिहासकार तो युद्ध ना के बराबर ही मानते हैं, तो कि जो दूसरा युद्ध था वो तो केवल नाम मात्र का युद्ध था और उसमें पृथ्वीराज चौहान की बड़ी बुरी तरह पराजय होती है और पृथ्वीराज चौहान को मार दिया जाता है। तो अब इसके बाद में, अब तो ये एक मेन थीम है इसकी। अब हम इसको पृथ्वीराज चौहान के जो संघर्ष वगैरह हैं, ये कब कौन सा कहां हुआ, तो थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। एक तो दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो है भुवनमल। भुवनमल ये कौन था? ये सेनापति था। और दूसरा केमास, इसी केमास का दूसरा नाम मिलता है कदमदास। इसी केमास का तीसरा नाम मिलता है कैलाश। इसी केमास का चौथा नाम मिलता है केम्बवास। तो ये केमास, कदमदास, कैलाश, केम्बवास, ये सब एक ही व्यक्ति के नाम है। भुवनमल जो है वो सेनापति था और केमास जो है वो क्या था, इनका प्रधानमंत्री। तो अब
ये पृथ्वीराज चौहान का सौभाग्य था कि जब ये गद्दी पर बैठता है तो इसको ऐसे दो वफादार योग्य व्यक्ति मिले, भुवनमल और केमास, जिन्होंने शुरुआत में इसके राज्य को संभालने का काम किया। और इसके साथ ही जो पृथ्वीराज चौहान की माता थी कर्पूरी देवी, वो एक बहुत योग्य महिला थी। और वो केवल ऐसा नहीं था कि केवल माता के नाम पे कि भाई सिर्फ माता ही है, राजमाता है, ऐसा नहीं था। एक बहुत योग्य महिला होती है। जैसे वो एक मूवी आई थी बाहुबली मूवी, तो बाहुबली मूवी में आप देखते हैं कि जो राजमाता शिवगामी देवी है वो कैसे राज्य को बहुत अच्छे तरीके से संभालती है। तो उसी तरह से ये थी कर्पूरी देवी, पृथ्वीराज चौहान की माता। तो इन्होंने शुरुआत में जो है वो राज्य को बहुत सही तरीके से संभाला। लेकिन ये जो संरक्षक वाला काल है, ये पृथ्वीराज चौहान पर ज्यादा समय नहीं रहता। ये 1 साल तक तो इनके संरक्षण में रहता है, यानी जैसे जैसे ये संभालते हैं, जैसे जैसे कहते हैं वैसे करता है। लेकिन उसके बाद जो है वो पृथ्वीराज चौहान ने 1 साल बाद ही, यानी 1178 में सारा शासनभार पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लिया, यानी 12 वर्ष की उम्र में। और ये कहा कि अब कोई बीच में नहीं बोलेगा, मैं वो ही करूंगा जो मुझे करना है, तो मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, इसलिए कोई भी अपनी सलाह मुझे नहीं दे। और 1 साल बाद ही इसने सारा शासनभार अपने हाथ में ले लिया। ये जो योग्य इनका प्रधानमंत्री था केमास, अब इसके लिए अलग अलग बातें आती है कि 1178 के अंदर ही जो है इसको पृथ्वीराज चौहान ने ही मरवा दिया था, इसके बढ़ते प्रभाव के कारण। और भी बहुत से कारण आते हैं कि जैसे पृथ्वीराज चौहान ने अपना मुख्यमंत्री एक दूसरे व्यक्ति को बना दिया था, प्रताप सिंह को। तो कुछ कहते हैं कि प्रताप सिंह की वजह से इसको केमास को मारा था, क्योंकि ये जो प्रताप सिंह है ये पृथ्वीराज चौहान के नजदीक था। कुछ कहते हैं कि प्रताप सिंह ने इसको मरवा दिया, कुछ कहते हैं पृथ्वीराज चौहान ने मरवा दिया। सब अलग अलग बातें हैं, लेकिन इतना है कि 1178 में 1 साल बाद जो केमास है इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसको किसने मरवाया, कैसे मरवाया, ये सब अलग अलग बातें हैं, वो आपसे नहीं पूछता। सिर्फ आपको जनरली अभी कुछ चीजें ही बता रहा हूं, बस वो आप ध्यान में रखो सारी बातें। और प्रताप सिंह जो है इसको ये प्रधानमंत्री बना देता है। तो अब 1178 के अंदर जो मैंने आपको ये बताया था कि सारा ये अपने हाथ में ले लेता है पृथ्वीराज, तो उससे जस्ट पहले 1178 की घटना है कि इसका जो ये जो पृथ्वीराज चौहान का चाचा था एक, जिसका नाम मिलता है अपरांग्य, अपरांग्य नाम का एक चाचा का उल्लेख मिलता है। तो चूंकि पृथ्वीराज की आयु कम थी, तो अपरांग्य ने क्या हुआ, सीधा का सीधा विद्रोह कर दिया। लेकिन ये जो अपरांग्य है ये मारा गया, क्योंकि ये जिसको बच्चा समझ के गलती कर रहे थे कि ये छोटा बच्चा है, वो दरअसल छोटा बच्चा नहीं था, वो बहुत डेंजर बच्चा था, बहुत ही खतरनाक बालक था। और शुरू में इसके जो कौन थे संरक्षक, ये भुवनमल, केमासर, ये थे। तो इसलिए पृथ्वीराज चौहान को कोई नुकसान नहीं होता है। जो इतिहासकार हैं वो एक बड़ी खूबसूरत लाइन लिखते हैं यहां पे कि जिस तरह से गरुड़ ने मेघनाथ के पास से राम और लक्ष्मण को बचाया, उसी प्रकार से ये जो भुवनमल और केमास हैं, इन्होंने शुरुआती जो समस्याएं थी उनसे किसको बचाया, पृथ्वीराज चौहान को। अपरांग्य जो है वो मारा जाता है। फिर एक इसका छोटा भाई, एक और आदमी आता है नागार्जुन। अब कहीं कहते हैं कि पृथ्वीराज का चाचा था, कुछ कहते हैं क्या था, चचेरा भाई। तो अलग अलग बातें हैं, लेकिन नागार्जुन जो है वो विद्रोह कर देता है और विद्रोह जारी रखता है। यह घटना 1178 की है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान इस विद्रोह को समाप्त करता है, और ना केवल समाप्त करता है, बड़ी ही बुरी तरीके से कुचलता है। यह नागार्जुन का जब पीछा करता है तो नागार्जुन इधर दिल्ली की तरफ भागता हुआ चला जाता है, गुड़गांव की तरफ। वहां आपस में इनका युद्ध वगैरह होता है और नागार्जुन अपनी जान बचा के वहां से भाग जाता है। उसके बाद नागार्जुन कभी मिला ही नहीं कि नागार्जुन गया कहां। कुछ कहते हैं कहीं दूसरे जो कोई राजा था उसके पास में वो चला गया और वहीं उसकी उम्र निकल गई होगी, क्योंकि इस घटना के बाद में नागार्जुन का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। अब नागार्जुन तो भाग गया, उसके बाद में जो फिर उसकी मां, स्त्री, बच्चे, परिवार, बाकी जो लोग थे उनका क्या हुआ, उनको बंदी बना लिया गया पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। और बंदी बना करके वापस लेके आया ये, और जो सैनिक थे नागार्जुन का जिन्होंने साथ दिया, उन सबको तो मौत के घाट उतार दिया। एक एक सैनिक को मार दिया गया पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। और उनके जो सिर थे
वो यहाँ जो किला है अजमेर का, इस किले की दीवारों पर जगह जगह नगर में उनके सिर लटकाए गए, सिर जो है इस तरह से दिखाए गए जो है उनके कटे हुए सर। ये क्यों किया गया? नगर की जो दीवारें थी, फाटक थे, हर तरह जगह जगह इस तरह से इन सैनिकों के, शत्रुओं के सर लटकाए गए। क्यों? क्योंकि दूसरे देख लो, जो पृथ्वीराज चौहान का विद्रोह करेगा उसकी क्या हालत होगी। तो आप समझ सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान एक बच्चा होकर के भी उसमें वो बच्चे वाले वो नहीं था, एक बहुत ही किस तरह राज करना है, कैसे मेरे दुश्मन को खत्म करना है। तो यहां ये चीज होती है, तो ये इसने इनको नागार्जुन का जो विद्रोह वो समाप्त हो जाता है। और ये समाप्त होते ही जो ही ये वापस यहां आता है, और आते ही ये जो ये सब कह देते हैं कि भाई आप सारा कुछ मैं ही संभालूंगा, और उसी समय में केमास की मृत्यु भी हो जाती है। कैसे हुई, क्या हुई, वो सब अलग अलग बातें हैं, वो आपके काम का नहीं है, ना ही स्पष्ट मिलता है। तो सबसे पहला नागार्जुन जो है विद्रोह था, जो इसके स्वजन थे उनके विद्रोह को पृथ्वीराज चौहान समाप्त कर देता है। यह पहला हो गया, स्वजनों का जो विद्रोह था उसको समाप्त कर दिया। दूसरे बाद में आता है भंडानकों का दमन। अब ये भंडानक कौन थे? तो इनका दमन कब करता है? 1182 में। तो ये देखिएगा, जो पंजाब साइड से सतलज नदी के आसपास से आई हुई एक ये जाति थी, और ये गुड़गांव, हिसार, भरतपुर, मथुरा, यहां ये अलवर, इसके आसपास के क्षेत्रों में फैलती जा रही थी। यानी इसकी नीति क्या थी जाति की? ये फैलने में विश्वास करती थी, आगे से आगे जो है वो अपना जो है क्षेत्र बढ़ा रही थी। और जो इससे पहले शासक हुआ था, चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, उसने भी इन भंडानकों को कुचलने का प्रयास किया था, और वो इनको हराता भी है, लेकिन पूरी तरीके से इनको साफ करने में वो विग्रहराज चतुर्थ सफल नहीं हो पाया था। ये फिर से कुछ समय में आ गए और वापस फैलने लगे। लेकिन ये अभी भी इस भरोसे बैठे हुए कि क्या है, अजमेर में तो एक बच्चा बैठा होगा 12 साल का, 13, 14, 15 साल का, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन वो बच्चा बच्चा नहीं है। पृथ्वीराज चौहान जो है उसको इनको समाप्त करना जरूरी था, भंडानकों को, जो इस क्षेत्र में, यहां ये भरतपुर, अलवर, ये मथुरा, इस क्षेत्र में जो भंडानक जाति थी, पृथ्वीराज यहां आता है और समूल रूप से, जड़ से इन भंडानकों का यहां दमन कर देता है, पूरी तरीके से जो है एकदम से इनको साफ कर दिया। तो ये आप इस पॉइंट का ध्यान में रखिएगा। अब ये भंडानकों का भी दमन हो जाता है। अब देखिए इसके बाद का घटनाक्रम क्या होता है, थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं ताकि आप अच्छे से समझे पूरा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अब आप जानते हैं कि सारी सत्ता जो है वो पृथ्वीराज के हाथ में आ चुकी है। यहां ये अजमेर है, और यहां जो है ये दिल्ली है। इधर आपका इस साइड पड़ेगा महोबा। महोबा का जो उस समय शासक था वो था परमार्दी चंदेल। महोबा में कौन सा क्षेत्र आता है? यूपी और एमपी का दोनों का हिस्सा आता है। दोनों के 8-8, 10-10 जिले आते हैं, जो आज एरिया है यूपी एमपी का। तो महोबा में जो है किसका शासक था? परमार्दी चंदेल का। घटनाक्रम क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान, हालांकि जो पृथ्वीराज चौहान है इसका भी दिल्ली पे अधिकार था, दिल्ली इसी के पास में था। दिल्ली से कुछ सैनिक वगैरह हैं इसके, कहते हैं कि एक बार वो वापस जो है इधर लौट रहे थे, और लौटते हुए सैनिकों को, जो उनकी सैनिक जब किसी अभियान से लौट रहे थे, वो सैनिक कैसे थे? घायल थे। और इसके पता नहीं क्या सूझी परमार्दी चंदेल के, इसने आक्रमण कर दिया, और उसमें कुछ जो इसके घायल सैनिक थे वो मारे गए। पृथ्वीराज चौहान को एक मौका मिल गया, एक बहाना मिल गया महोबा पर आक्रमण करने का। तो ये जो भंडानकों का दमन करता है, भंडानकों के दमन के बाद में 1182 ईस्वी के अंदर ही ये इस पर आक्रमण कर देता है परमार्दी चंदेल पर। इस युद्ध को कहते हैं तुमुल का युद्ध। देखिए तुमुल का मतलब क्या है? मतलब तुमुल वर्ड बहुत प्राचीन समय से, महाभारत के अंदर भी आपको तुमुल वर्ड देखने को मिलेगा। मतलब क्या होता था इस तुमुल नामक युद्ध में, जिसमें ढोल नगाड़े बड़े तेज बजाए जाते थे, खूब जोर जोर से। उन नगाड़ों और ढोल के बजते हुए के बीच में जो युद्ध किया जाता था उसको कहते थे तुमुल का युद्ध। तो ये थोड़ा सा तुमुल नाम का आता है कि तुमुल का युद्ध था, तुमुल का युद्ध है। तुमुल इस चीज के संदर्भ में तुमुल जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो ये अपनी सेना लेकर के जो पृथ्वीराज है ये इस तरफ बढ़ता है। अब
इनकी क्या स्थिति है, इसकी परमार्दी देव चंदेल की? इसके दो वीर सेना नायक थे, आला और उदल। तो चूंकि किसी बात से ये नाराज हो जाते हैं, आपसे मनमुटाव हो जाता है, और आला और उदल जो है वो नाराज होकर के और कन्नौज चले जाते हैं। अब ये कन्नौज थे, और जब इस परमार्दी देव को पता चला कि पृथ्वीराज चौहान आक्रमण कर रहा है, तो इसके हाथ पांव फूल गए। इसने आला और उदल को आमंत्रित किया कि भाई ठीक है, वापस आ जाओ। इन्होंने कहा भाई तुमने हमको जो है वो बेइज्जत करके निकाला, हमारी इंसल्ट करके निकाला, तो हम वापस क्यों आए? परमार्दी देव ने कहा यार तुम्हारे देश की बात है, थोड़ा इस तरह से बोला, तुम्हारा देश संकट में है। तो आला और उदल जो है वो कन्नौज से वापस आते हैं। तो उस समय तक जो परमार्दी देव के जो सैनिक वगैरह थे, इसने बातों में लगाए रखा, पृथ्वीराज को थोड़ा रोक के रखा कि भाई अरे रुको, मैं बात तो कर रहा हूं। पृथ्वीराज का नहीं, कौन सी बात? कह रहे मेरी बात तो सुनो, मैं बात कर रहा हूं ना, तुम तो मारने पर ही उतारू हो गए। तो पृथ्वीराज चौहान को जो है ये यहां एक स्थान पड़ता है, ये यूपी की तरफ ही एक स्थान पड़ेगा, नरानयन। नरानयन नाम का एक स्थान पड़ता है, और वहां पर पृथ्वीराज अपनी सेना का डेरा डाल के बैठा था। और पृथ्वीराज से कंट्रोल होता नहीं है। ये चंदेल राज्यों के आसपास की जो बस्तियां हैं उसको पृथ्वीराज ने लूटना शुरू कर दिया था, आक्रमण करना शुरू कर दिया। अब ये जो पृथ्वीराज है इससे कंट्रोल हुआ नहीं, ये आक्रमण करना लूटना शुरू कर दिया। तो अब ये जो परमार्दी देव है, इसने कोई अपने किसी सेनापति को बना करके भेजा, कोई मलखान नाम का एक व्यक्ति होता है, मलखान। तो ये दरअसल जो परमार्दी देव का ये एक सामंत था, और इसको इसने भेजा, कह रहे यार वो अगर मैं तो गया तो क्या पता मार मुड़ देगा, उसका भरोसा नहीं है। मैं तो बच्चा बच्चा समझ रहा था, बच्चा बच्चा तो नहीं है वो, तू जा और जा करके थोड़ा रोक वोक। तो मलखान जो है वो इसका सामना करता है, मुकाबला करता है, लेकिन थोड़ी देर में मलखान ऊपर पहुंच गया। इतने में ही एंट्री होती है आला और उदल की। तब परमार्दी देव जो है वो चैन की सांस लेता है कि चलो अहो भाग मेरे, जो आला और उदल आ गए। तो जो ही आला उदल आते हैं, भयंकर युद्ध होता है, और चूंकि पृथ्वीराज की जो सेना थी उसका सामना आला और उदल नहीं कर पाए, सेना नायक नहीं कर पाए, और वीर गति को प्राप्त होते हैं। आला और उदल को हीरो की तरह मानते हैं। ये जो क्षेत्र है यूपी वाला, रिदर वाला, और यहां पर ये इस तरफ वाला, तो आला और उदल जो है वो हीरो की तरह माने जाते हैं। इनके खूब लोकगीत हैं जो गाए जाते हैं। अब इसका क्या हुआ परमार्दी देव का? इसको बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज ने बोला बहुत खुश तो हुए होंगे तुम, लेकिन तुम्हारी नहीं चली। तो अब ये इसने कहा भाई अब मुझे बंदी तो बना लिया। तो पृथ्वीराज ने इसको बोला कि सॉरी बोल, इसने सॉरी बोल दिया। इसकी थोड़ी अति हो जाती है और ज्यादा बाद में। पृथ्वीराज इसकी बेइज्जती करता है, इसकी इंसल्ट करता है, इसको मतलब कई अलग अलग बातें आती है। इसको जमीन पे घुटनों के बल लेटा के और नाक रगड़वाई इसकी। किसकी? एक राजा की, परमार्दी देव चंदेल की। जबकि पृथ्वीराज चौहान जैसे शासक को यह शोभा नहीं देता था कि वो एक वीर का इस तरह से अपमान करें, और ये बहुत आगे से आगे महंगा साबित होगा पृथ्वीराज चौहान के लिए। मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसके परिणाम होते हैं, कितने भयंकर कीमत चुकानी पड़ी। क्योंकि ये अब जो देखिए परमार्दी देव चौहान, ये जो है चंदेल, इसकी पराजय हो जाती है। पृथ्वीराज इसको अपमानित करता है, और इसका जो क्षेत्र वगैरह जो है इसको बुरी तरह, इससे खूब सारा पैसा धन लेता है, और फिर जीवित छोड़ के भेज देता है। अब अपमान का घूंट तो पी रहा है ये। किसी योद्धा को युद्ध में मार दिया जाए वो उसके लिए शहादत होती है, लेकिन उसको अपमानित करके छोड़ दिया जाए तो वो उसके लिए बहुत अपमानकारी होता है। और वो अंदर ही अंदर अब बदला लेने की फिराक में है कि कैसे करके मैं इससे बदला लूं। और महाभारत काल में भी एक ऐसा प्रसंग आता है कि अगर आपने महाभारत को अच्छे से देखा है, द्रोणाचार्य और एक राजा हुआ था द्रुपद, जो कि द्रौपदी का पिता था। तो आप जानते हैं कि द्रोणाचार्य और द्रुपद जो हैं ये पहले बचपन में मित्र थे। द्रुपद आगे जाकर के राजा बनता है, और जो गुरु थे द्रोणाचार्य, इनकी स्थिति कोई उतनी नहीं होती, गुरु होते हैं। तो गुरुओं के पास में वैसे कहां इतना कुछ होता है, तो जो दे दे वो ठीक है। तो अब इनका जो द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा, उसके वो बेचारा इतना मतलब उसको दूध पिलाने तक के इनके पास पैसे नहीं थे। इसकी माता की मृत्यु हो जाती है अश्वत्थामा की जल्दी।
तो इनको एक गाय चाहिए थी। एक गाय मांगने के लिए ये जाते हैं द्रुपद के पास में कि द्रुपद मुझे देखो मैं कौन हूं। तो द्रुपद कहता है कौन हो? अरे मैं द्रोण, तुम्हारा बचपन का मित्र। कहा तो क्या हुआ? राजा का अगर दोस्त है तो इसको बेइज्जत करके वहां से निकाल दिया। द्रोणाचार्य को ये बात बड़ी चुभती है और फिर बाद में वो घटनाक्रम होता है और ये कौरव और पांडव उनका गुरु बन जाता है। अब उनका गुरु बनने के बाद में पैसे की कोई कमी नहीं रही, लेकिन वो जो अपमान का घूंट ये पी रखा था द्रोणाचार्य ने, तो जब पांडवों और कौरवों की शिक्षा पूरी हो जाती है तब वो कहते हैं कि गुरुदेव बताइए गुरु दक्षिणा। देखिए ये गुरु दक्षिणा क्यों होती थी? आप कभी इस चीज को देखा आपने कि गुरु दक्षिणा, ये जो इतने बड़े बड़े गुरु होते थे इनके पास इतनी शक्तियां होती थी, गुरु दक्षिणा क्यों क्यों होती थी? गुरु दक्षिणा दरअसल शिष्यों के लिए होती थी। किस प्रकार से? कि कोई भी चीज जब पूरी तरह से निःशुल्क होती है, एक तरह से पूरी तरह से जब फ्री होती है, तो उस वस्तु की कोई भी कीमत नहीं समझता। तो जो सीख रहे हैं अगर उसके बदले में कुछ दिया जाएगा तो सीखने वाला जो है वो हमेशा बेहतर तरीके से उस चीज को सीखता है। इसलिए ये गुरु दक्षिणा रखी जाती थी। तो अब ये बाद में आकर के कहते हैं कौरव और पांडव कि बताइए गुरुदेव गुरु दक्षिणा में आपको क्या दे? तो ये कहते हैं कि मुझे जो वो था राजा द्रुपद वो चाहिए मुझे, लेकिन उसको मारना मत, सिर्फ बंदी बनाना। तो द्रुपद जो है उसको बंदी बना के ये ले आते हैं हरा करके। और अब यहां आकर के द्रोणाचार्य इसको कहता है कि तूने एक दिन मुझे बेइज्जत करके निकाला था, आज तू राजा होकर के भी मेरे सामने बंदी बना हुआ है। तो द्रुपद कह देता है मेरे से कोई गलती हो गई थी, क्या ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो बाद में मन से जो है वो चीज जो द्रोणाचार्य है वो तो निकाल देता है, लेकिन द्रुपद के मन से नहीं निकलती। अब फिर इसको अपमान का घूंट पीना पड़ा द्रुपद को। यह बदला लेने के लिए फिर द्रौपदी इसका भाई उनको उत्पन्न करता है अग्निकुंड से, और फिर वो सारी कहानी इस तरीके से बनती है। तो आप देखिए महाभारत देखिएगा कितनी चीजें हैं जिनसे आप सीख सकते हो। वही घटनाक्रम यहां होता है। ये जो परमार्थिदेव चंदेल को इसने जिंदा छोड़ दिया और इसका कोई लाभ मिला भी नहीं इसको, ये हरा करके और महोबा का अपना एक अधिकारी बना देता है पंजुन राय। इस पंजुन राय को पृथ्वीराज चौहान महोबा का अधिकारी बना देता है कि भाई तू इधर संभाल अब इसको, और पृथ्वीराज चौहान वापस अजमेर आ जाता है। और इसको अपनी सेना भी पृथ्वीराज को कुछ यहां इस जगह पे छोड़नी पड़ी जहां ये बॉर्डर वगैरह थी इनकी, पृथ्वीराज की ये वाली महोबा की, कि ठीक है इधर मेरी सेना भी कुछ रहे। अब मेन बात यह है कि क्या पृथ्वीराज चौहान को इस युद्ध से, इस विजय से कोई लाभ मिला क्या? इतिहासकार यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पृथ्वीराज का यह जो अभियान था यह केवल एक सैनिक अभियान बन के रह गया, जो थोड़े समय के लिए पृथ्वीराज की जो महत्वाकांक्षा थी उसकी पिपासा को बुझा सका, उसकी पिपासा को शांत कर सका। इसके अलावा और पृथ्वीराज को कोई इस युद्ध से लाभ नहीं हुआ। इसके उलट यह हुआ कि चंदेल जो थे वो हमेशा के लिए पृथ्वीराज के एक शत्रु के रूप में सामने आ गए, और ये लगातार अब ये बार बार आक्रमण करने की यहां जो है इनको पृथ्वीराज की सेना को जो है भगाने की कोशिश करेंगे। कुछ कहते हैं कि एक साल बाद में, ये युद्ध 1182 में हुआ था और 1183 में ही ये जो शासक थे इधर वाले, ये परमार्थिदेव, इन्होंने थोड़ी थोड़ी वापस अपनी अपनी भूमि को थोड़ा थोड़ा लेना शुरू कर दिया। तो इस युद्ध से भी पृथ्वीराज को कोई वो लाभ नहीं हुआ जो पृथ्वीराज को लग रहा था। केवल उसके मन की शांति मिल गई कि हां मैंने इसको हरा दिया और मैं दिग्विजय की नीति को अपना रहा हूं। तो सबसे पहले पृथ्वीराज के जो स्वजन थे उनको पराजित करता है, फिर बंडानकों को पराजित करता है, और फिर यह जो था परमार्थिदेव चंदेल इसको पराजित करता है। अब आगे हम बात करते हैं 1184 ईस्वी के आसपास। इसमें क्या होता है, यह अजमेर है और इधर है चालुक्य। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जब अजमेर में पृथ्वीराज चौहान होता है उस समय चालुक्य शासक कौन था? भीम सेकंड। अब पृथ्वीराज चौहान और इस भीम सेकंड के मध्य जो है वो क्या समस्या है? समस्या वही है जो बिल्ली और चूहे में होती है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वो इनमें आपस में लगातार संघर्ष और जो मनमुटाव है वो चलता ही आ रहा है। तो यहां ये शुरू से ही समस्या आ रही थी। अब यहां इनके बीच में जो युद्ध होता है उस युद्ध का कारण जो है वो क्या रहा? तो यहां जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो,
किसने लिखा था? चंद्रवरदाई ने। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार इनके बीच में जो युद्ध होगा 1184 का, जिसको आप नागौर का युद्ध कहते हो क्योंकि इधर नागौर की तरफ हुआ था ये। पृथ्वीराज रासो ये लिखता है कि इधर आबू की एक राजकुमारी थी, शासक कौन से थे? परमार। और परमार जो शासक था, इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था इच्छिनी। इस इच्छिनी से विवाह करने की इच्छा किसकी थी? भीम सेकंड की। और विवाह किसने कर लिया? पृथ्वीराज चौहान ने। इस बात से भीम सेकंड नाराज हो जाता है और इनके बीच में युद्ध वगैरह होता है। लेकिन जो बाकी दूसरे इतिहासकार हैं वो इस चीज को नकारते हैं। और भी इसके अलावा पृथ्वीराज रासो में और भी कारण मिलता है कि जो क्या कारण था। कहते हैं कि जो इसके पृथ्वीराज चौहान का पिता था सोमेश्वर, कि उसको इसने मरवा दिया था भीम सेकंड ने, और उसका बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान आक्रमण करता है और वो भी भीम सेकंड को मार देता है। तो लेकिन पृथ्वीराज रासो में जो लिखी गई बातें हैं वो अतिशोक्तिपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से अधिकतर चीजें सही साबित नहीं होती। कैसे? कि जो भीम सेकंड है वो 1241 ईस्वी तक जीवित रहता है, कि कम उम्र के अंदर ही बन गया होगा तो 1241 तक जिया। 1241 वही सन है बूंदी के अंदर जो है, बूंदी में जो देवा हाडा है, देवा हाडा, वो हाडा चौहानों की नींव स्थापित करता है। तो 1241 के अंदर भीम सेकंड की मृत्यु होती है और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाएगी 1192 ईस्वी में। तो ये बातें जो है वो उतनी थोड़ी अतिशोक्तिपूर्ण मानी जाती है, लेकिन मेन बात यह है कि संघर्ष इनमें लगातार चल रहा था। भीम सेकंड भी एक बहुत महत्वाकांक्षी शासक था, अपने राज्य को आगे से आगे बढ़ाना चाहता था। जो सही कारण है वो ये है, और पृथ्वीराज चौहान तो था ही महत्वाकांक्षी। तो ये भीम सेकंड नागौर तक अपनी सीमा को बढ़ा चुका था। इनके आपस के बीच में इनकी सीमाएं जो है वो लगातार जो है टकरा रही थी। तब 1184 में नागौर का युद्ध होता है। भीम सेकंड का सेनापति आता है बनके जगदेव प्रतिहार। जगदेव प्रतिहार आता है और इधर से जो है ये पृथ्वीराज चौहान की सेना आती है। दोनों के बीच में युद्ध होता है और लास्ट में दोनों में जो है वो इनमें संधि हो जाती है, क्योंकि युद्ध लंबा जा रहा था। कोई भी एक जो तरफ का पूरी तरह से हार नहीं हो रही थी और वो संधि हो गई। और जो जहां जहां उनकी सीमाएं थी वो स्टॉप हो गया कि भाई ठीक है ये सीमा है और ये बात है। वो संधि हो तो गई, लेकिन वो संधि केवल नाम मात्र की संधि थी, क्योंकि अंदर जो मन का मनमुटाव था वो तो समाप्त नहीं हुआ। तो ये पृथ्वीराज चौहान जो है ये कई गड़बड़ियां होती है, एक के बाद जो एक है वो आगे से आगे ये समस्या होती गई। अंदर ही अंदर कहते हैं जो आग थी वो सुलगती रही इनमें आपस में, पूरी तरह से जो है अंदर से मित्रता कभी नहीं हो पाई। तो ये इसके साथ भी हो तो गया समाप्त, लेकिन मन ही मन जो है वो कंटिन्यू जो समस्या थी वो तो बनी रही। अब एक सबसे बड़ी समस्या आती है कन्नौज की। इधर कन्नौज यूपी की तरफ है। देखिए कन्नौज के अंदर उस वक्त गहड़वाल थे और बहुत मजबूत। आपको मैंने जो गुजर प्रतिहार जब पढ़ाया था आपको बताया था कन्नौज पर उनका शासक था गुजर प्रतिहारों का। और गुजर प्रतिहारों के बाद में जो यहां कन्नौज पर अधिकार करते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, वो गहड़वाल ही थे। तो एक कन्नौज इतना मजबूत धन धान्य से परिपूर्ण एक देश मिला था गहड़वालों को। गहड़वाल जो है ये भी राजपूत थे। अब उस समय गहड़वाल जो शासक था वो था जयचंद गहड़वाल। और जयचंद गहड़वाल और पृथ्वीराज चौहान का आपस में क्या रिश्ता था? तो दिल्ली जो है चूंकि पृथ्वीराज के अधिकार में मानिए आप जो है, तो दिल्ली में तोमर शासक था अनंगपाल तोमर। ये एक तरह से समझ लीजिए कि इनकी तरफ से संभला रखा था, या जो भी तोमर शासक थे ये थे आपस में एक से ही मानो इनको। तो अनंगपाल तोमर, अब ये अलग अलग बातें लेके देखिए लिखी मिलती है किताबों में, क्योंकि यहां भी इतिहास जब आप डीपली पढ़ने लगते हैं तो आपको पता पड़ता है कि इनमें तो कभी कुछ लिख रखा है, कुछ इतिहासकार कुछ लिखते हैं, कोई कुछ बता रहा है। तो अनंगपाल तोमर जो है उसकी बेटी बताई जाती है कौन? पृथ्वीराज चौहान की माता। तो पृथ्वीराज चौहान इस अनंगपाल तोमर का दोहिता हो गया। और एक तरफ जो दूसरी पुत्री थी अनंगपाल तोमर की वो जयचंद गहड़वाल की माता थी। तो अनंगपाल तोमर के दो बेटियां, एक का नाम था कर्पूरी देवी और दूसरी का नाम जो है वो कोई ऐसा लिखा नहीं मिलता। जो कर्पूरी देवी थी उसकी संतान कौन था? पृथ्वीराज चौहान।
और जो दूसरी पुत्री थी अनंगपाल तोमर की, उसका पुत्र कौन था? जयचंद गहड़वाल। और जयचंद गहड़वाल की पुत्री थी आगे संयोगिता। अब चूंकि जो जयचंद गहड़वाल है, यह अपना हक मानता था दिल्ली पर, और दिल्ली पर अपना अधिकार मानता था पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि जो इसका पहले का पूर्वज है विग्रहराज चतुर्थ, वो इसको जीत चुका था, दिल्ली को, इन तोमरों को पराजित कर चुका था। और ये एक तरह से सामंत के रूप में ही काम करते थे इनके अजमेर के लिए, आप उस रूप में समझ लीजिए इसको। और अनंगपाल तोमर भी ये चाहता था कि मेरा दोहिता जो पृथ्वीराज चौहान है वो यहां गद्दी पर वही संभाले, इसको दिल्ली को ही देखे, और ये देख भी रहा था। तो चूंकि जयचंद गढ़वाल जो अभी आपस में दोनों, क्या रिश्ता हो गया इन दोनों में? ये दोनों मौसेरे भाई थे, क्योंकि दोनों माताएं जो है इनकी वो आपस में सगी बहनें थी। तो लगातार इनमें जो एक वैमनस्य बना हुआ था। क्यों? क्योंकि गद्दी जो है उसमें कोई रिश्ता नहीं होता, चाहे मौसेरा भाई हो, चाहे चचेरा भाई हो, चाहे ममेरा भाई हो, कोई रिश्ता नहीं होता है सत्ता को प्राप्त करने के लिए। तो एक चूहे बिल्ली की जो लड़ाई होती है, जो एक दुश्मनी होती है जन्मजात, वो तो इनमें आपस में हो ही रही थी लगातार, मनमुटाव तो था ही। अब पृथ्वीराज जो पृथ्वीराज रासो है वो कहता है कि इस आग में घी डालने का काम जो है वो किस चीज ने किया? तो वो इसकी जयचंद गहड़वाल की एक पुत्री थी संयोगिता, बहुत ही सुंदर थी, क्यूट सी। अब घटनाक्रम क्या होता है कि ये जो एक चित्रकार था जो चित्र बनाता था और भारत में घूम घूम के और अलग अलग राजाओं के चित्र बनाया करता था, तो ये पृथ्वीराज चौहान का भी एक बना के लेता है चित्र, यहां आता है, और बाद में कभी इधर गहड़वालों के पास में ये गया तो ये बैठे बता रहा था कि देखिए हिंदुस्तान के अंदर जो है यहाँ यहाँ ये राजा है, ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है। संयोगिता भी पास ही बैठी थी, ये भी वो चित्र वगैरह देख रही थी सभी। अचानक ही पृथ्वीराज चौहान की फोटो आती है क्या, और ये जो है एक ये राजकुमार भी है। तो संयोगिता ने कहा ये कौन है, बड़ा दिखने में बड़ा स्मार्ट है। तब वो कहता है कि साहब ये पृथ्वीराज चौहान है और ये अजमेर का जो शासक है ये वो है। भाई पहले के टाइम में कोई ये तो था नहीं फेसबुक, कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, और जिसे बनती नहीं है उसको ब्लॉक कर दिया, उसकी फोटो नहीं दिखेगी, ऐसा तो था नहीं। अगर ऐसा होता तो पहले ही फोटो देख लेते सारे ही आपस में। यहां तक कि जो राजा है वहां की प्रजा भी अपने राजा की शक्ल नहीं देख पाती थी। राजा जब दिखाना चाहेगा तभी कभी वो जनता के बीच में कभी कोई आ गया तो आ गया, बाकी जनता भी कभी राजा की शक्ल नहीं देख पाती थी, क्योंकि ये तो था नहीं कि फेसबुक, ये कि वहां जो राजा है वो अपनी फोटो डालेगा, देखो भाई आज मैं राजा बन गया, और सब कह रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। ये तो सिस्टम था नहीं, शक्ल कैसे देखेंगे वो? तो इस तरह से सिर्फ नाम ही सुनते थे और नाम ही लोगों के चलते थे। तो जब संयोगिता ने देखा यार बड़ा क्यूट सा है ये, तो कौन है? तो उसने कहा यार बड़ा स्मार्ट सा बंदा है कि पृथ्वीराज चौहान है। तो संयोगिता उसी समय पृथ्वीराज चौहान को अपना दिल दे देती है। और आगे का घटनाक्रम यह होता है कि अब वो इस तरह सूचना आएगी कैसे, तो उसमें भी अब अलग अलग कहानियां हैं। कोई तो कहता है कि जो ये चित्रकार था ये इस संयोगिता का गुप्त संदेशा लेकर के और पृथ्वीराज चौहान के पास में आता है और इसको बताता है कि आपकी विरह की अग्नि में कोई पल पल तप रहा है। कोई कहते हैं कि एक तोता था और वो आता है, बोलने वाला तोता था, और उसको जो है संयोगिता ने सारा बताया और वो यहां आकर के पृथ्वीराज चौहान को बताता है अलग अलग बातें, क्योंकि पृथ्वीराज रासो में लिखी गई चीजें हैं। तो पृथ्वीराज रासो के अंदर तो बहुत कुछ अतिशोक्तिपूर्ण लिखा गया बातें हैं। तो पृथ्वीराज चौहान को जब यह पता चलता है इस चीज के बारे में कि उसकी वीरय की अग्नि में कोई पल पल तप रहा है, तो अब पृथ्वीराज चौहान जो है वो संयोगिता से विवाह करना चाहेगा। लेकिन चूंकि कहानी पूरी तरह से कैसी लग रही है, फिल्मी लग रही है, तो कोई ना कोई विलेन भी आएगा। विलेन इसमें कौन बनेगा? जयचंद गहड़वाल। इसने कहा किसी के साथ भी शादी कर दूंगा संयोगिता तेरी, लेकिन इस पृथ्वीराज के साथ में तेरी शादी नहीं करूंगा। और संयोगिता ये कहती कि इसके अलावा मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। तो अब पृथ्वीराज जो रासो है वो आगे क्या लिखता है ये फिर से बना देते हैं। ये अजमेर है और यहां जैसे कन्नौज है तो इधर मैं ऊपर इधर बना रहा हूं, हालांकि इधर है यूपी की तरफ, थोड़ा आपको दिखेगा ढंग से। ये कन्नौज है और यहां है पृथ्वीराज
चौहान। पृथ्वीराज रासो यह कहता है कि जयचंद गढ़वाल ने संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर क्या होता था? जिसमें लड़की जो है वो खुद अपनी इच्छा से वर का जो है वो चुनाव करती थी। ये पहले एनडीटीवी वाला जो चैनल है, इस पे भी कई इस तरह के जो एक्ट्रेस वगैरह हैं, ये जो एक एक्ट्रेस है वो राखी सावंत, उसका स्वयंवर उस टाइम आया था, बड़ा लोकप्रिय हुआ था। वो न्यूज चैनल में आता था कि कोई राखी का स्वयंवर चल रहा है, राखी का स्वयंवर चल रहा है। तो मैंने भी उसको देखा, मैंने कहा ऐसा क्या चल रहा है। उसमें 16-17 बुलाए हुए थे लड़के, और रोज कभी नाटक हो रहे हैं, कभी डांस करवा के देख रही है उनसे, कभी बात करवा के देख रही है। तो वो प्रोग्राम था, वो स्वयंवर है। और लास्ट में राखी साहब ने किसी से शादी नहीं की, एक से कोई किया, फिर बाद में उसको भी भगा दिया, उससे भी नहीं की। तो वो क्या था? स्वयंवर क्या होता है कि जिसमें स्त्री अपनी इच्छा से जो है वो वर का चुनाव करती है। तो जयचंद गढ़वाल ने पूरे भारत के राजाओं को आमंत्रित किया, राजाओं को, राजकुमारों को। लेकिन चूंकि बेइज्जत किसको करना था? पृथ्वीराज चौहान को। तो क्या वो पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित करेगा? नहीं करेगा। इसने पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन अभी कहानी में ट्विस्ट बाकी है। अब ये वीडियो लंबा चल जाएगा, चूंकि एक पार्ट और बनाना पड़ेगा मुझे। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। और जो नोट्स मैं आपको दूंगा इसमें पीडीएफ के रूप में अलग से जो अपलोड करता हूं, आप उसको नोट डाउन करें, साथ साथ में लिखते जाएं। और इसके अलावा जब मैं नोट्स वगैरह आप लिखते हैं तो वीडियो को दोबारा फिर से और सुनिएगा नोट्स लिखने के बाद। और एक्स्ट्रा कहीं भी मैं कोई नाम लेता हूं, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूं, उनको उस नोट्स में साथ में आप ऐड करते जाओ। इस तरह से आपका लास्ट तक आते आते इतने शानदार आपके बहुत अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो आपकी जो एक बहुत बड़ी मेहनत थी कि ऑथेंटिक किताबों से मैटर निकाल के तैयार करना, ये एक बहुत बड़ी मेहनत है। आपने जिंदगी में कभी नोट्स तैयार किए होंगे ढंग से, तो आपको पता होगा कि वास्तव में कितना मेहनत वाला काम होता है। तो वो चीज तो आपकी है ही नहीं। आपको तो एज इट इज कॉपी करना है नोट्स को, और मेरे वीडियो में मैं कोई एक्स्ट्रा बात बोलता हूं तो उसको जो है वो साथ में लिख लो उसको, और इनको बार बार पढ़ो, अच्छे से याद करो। तो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे।